हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शमशाद एक बार फिर से आपके बीच ये एपिसोड 20 लेके आया हूँ। इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अलजेब्रा के बहुपद वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसका शून्य कैसे निकालते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखा था हमने। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और उनका मान कैसे निकालते हैं। बहुत सारी विधियां हैं निकालने की, वो सारी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस उनको आसानी से मिल सके। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। दोस्तों, हम लोग लगभग 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं। इसके पहले जो भी मैंने एपिसोड्स डाले हैं उसमें लगभग 50% सिलेबस कवर है। जैसे ही आपका अलजेब्रा टॉपिक पूरा होता है 60% हम लोग सिलेबस कवर कर चुके रहेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप सभी एपिसोड्स को अच्छे से देखें, सीखें और अपने प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। आगे जो भी एपिसोड आएंगे उनको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके पास रखूँगा, आपके सामने रखूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि मेरे एपिसोड के साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं इसमें, तो एक से ज़्यादा बार उन क्वेश्चंस को बनाएं ताकि प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारा बनाने आ जाए। अगर आप एक से ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्लियर होगा। तो ज़्यादा बार वीडियो देखें और ज़्यादा बार आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रश्नावली को सॉल्व करें, तब जाके आपकी पकड़ उस क्वेश्चंस पे बनेगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पार्ट 1। आपके बुक में जैसे जैसे प्रश्नावली दिया हुआ है वैसे वैसे हम पार्ट वाइज इसको हम पढ़ेंगे। इसमें 3 पार्ट लेके आऊँगा मैं आप लोगों के सामने। ये पहला पार्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले वाले एपिसोड में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें दो चर है, चर और अचर का मान। चर और अचर क्या होता है ये मैंने आपको बताया इसके पहले एपिसोड में। चर मतलब जिसका वैल्यू हर क्वेश्चंस में बदलता है उसको चर, और जिसका मान नहीं बदलता है उसको अचर। चर जैसे XYZ LMN, कोई भी आप अल्फाबेट्स ले लीजिए उसको चर बोलेंगे। और अचर जैसे 2 4 6 -2 -3 0 1/2, ये सब अचर मान है जो कभी भी नहीं बदलते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट होगा x + by + c = 0, जहाँ पे x और y दो चर हैं, a b और c ज्ञात राशियां हैं जो कि अचर राशियां हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की विधियां। ये जो समीकरण है किस टाइप से हम हल करेंगे उसकी जो अलग अलग विधियां हैं वो सभी विधि मैं आपको 1 by 1 करके बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो पहली विधि है तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन। तो दो समीकरण में कंपेयर करके इसको हम हल निकालते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें जब दो समीकरण रहता है तो x और y का मान एक को सब्स्टिट्यूट करके हम उसका हल निकालते हैं। तीसरा है लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन। इसमें x और y दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करके हम मान निकालते हैं। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, इसको भी हम देखेंगे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम xy का मान निकालते हैं। अनुपात निर्णय विधि बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, तो x और y का कैसे हम अनुपात लेके उसको सॉल्व करते हैं ये भी हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला पढ़ते हैं हम तुलनात्मक विधि बाय कंपैरिजन। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों इस पे पहला क्वेश्चन लेते हैं, x + y = 14 और y - y = 14। इसमें क्या होता है, आपको एग्जाम्स में किसी खास विधि द्वारा मान निकालने के लिए बोला जा सकता है, या फिर अगर केवल मान निकालने के लिए बोलता है x और y का मान निकालिए, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए उसका मान निकाल सकते हैं। इसलिए ये हम पांचों जो विधि है अलग अलग पढ़ेंगे।
तो इसमें देखिए पहले को x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 हमने मान लिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 मान लिया। तो इस विधि में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से y का मान निकालेंगे और फिर दोनों को बराबर कर देंगे, जिससे कि हमें एक अचर का मान निकल जाएगा। फिर उसको किसी समीकरण में पुट करके दूसरे चर वैल्यू का मान हम निकाल लेंगे। चलिए बनाते हैं। इसमें से दोनों को हम पहला और दूसरा समीकरण मान लिया। समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, y का मान हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 14 माइनस x। इसी तरह समीकरण सेकंड से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें y का मान हम निकालते हैं तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4 माइनस x, y इक्वल्स टू x माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए y का मान एक बार 14 माइनस x आता है और एक बार x माइनस 4 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को बराबर कर देंगे। तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 14 माइनस x को एक तरफ कीजिए और अंक को एक तरफ कीजिए। तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू 14 प्लस 4 हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 बाई 2 इक्वल्स टू 9। तो x का मान अब निकल गया। तो x का मान समीकरण थर्ड में रखने पे y इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स का मान 9 रख दिया तो निकल गया 5। तो x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। इस तरह से ये बन गया। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि कौन सा किस विधि से इसको सॉल्व करना है, ताकि ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों दूसरी विधि जो है वो है प्रतिस्थापन विधि बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए क्वेश्चन हमने लिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 15y प्लस 12x इक्वल्स टू 7। इसको हमने समीकरण 1 माना, इसको समीकरण 2 माना। तो इसमें क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, इसमें से एक समीकरण में से हम x और y का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे। देखिए पहले समीकरण x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 में y का मान निकाल दिया जो कि 7 माइनस x होता है। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब y का मान समीकरण सेकंड में पुट कर देते हैं। समीकरण सेकंड हमारा है 5y प्लस 12x इक्वल्स टू 7। तो 5y का मान हमने रख दिया 7 माइनस एक्स प्लस 12x इक्वल्स टू 7। मल्टीप्लाई कीजिए 7 5 5 इंटू 7 35 माइनस 5x प्लस 12x इक्वल्स टू 7। तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5x प्लस 12x 7x, और अंक को हम इक्वल्स टू दूसरे भेजते हैं तो 7 है, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7x इक्वल्स टू माइनस 28, इसलिए x इक्वल्स टू माइनस 28 बाई 7 इक्वल्स टू माइनस 4 आ गया। देखिए x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण थर्ड में रख देंगे तो y इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स, 7 माइनस ऑफ माइनस 4, 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 11। तो इसलिए x का मान हमें माइनस 4 आ गया और y का मान आ गया 11। इस तरह से x और y का मान हमें निकल गया। चलते हैं तीसरी विधि की तरफ। तो दोस्तों ये विधि है लुप्तीकरण विधि बाय एलिमिनेशन। मतलब x और y किसी दोनों में से एक को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, लुप्त कर देते हैं। तो उसको कैसे करते हैं आगे देखते हैं। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, इसको समीकरण फर्स्ट माना। 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 16, इसको समीकरण सेकंड माना। दोस्तों इसमें करते क्या है, देखिए इसमें आपको या तो x का टर्म या तो y का टर्म विद साइन इक्वल कर लेना है मल्टीप्लाई करके, और अगर हम उसको घटा देंगे तो x या y दोनों में से कोई भी एक कट जाएगा तो केवल एक चर बच जाएगा जिसका हमें वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर दोनों समीकरण को हम लुकआउट करते हैं तो पहले समीकरण में अगर हम y को कैंसिल करने की सोचते हैं तो अगर 2y है, अगर इसमें हम 5 से गुना कर दे तो ये 10y हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना कर दे तो ये भी 10y हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों का चिन्ह माइनस माइनस है। तो अगर हम माइनस कर देंगे तो एक का चिन्ह चेंज हो जाएगा तो ये कट जाएगा, केवल x बच जाएगा, x का मान हमें निकल जाएगा। तो वैसे ही करते हैं समीकरण फर्स्ट इंटू 5 माइनस समीकरण सेकंड इंटू 2 से। तो समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना कर दिया तो 5 से 15x माइनस 10y इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिया तो 8x माइनस 10y इक्वल्स टू 32। माइनस घटाना है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। तो ये 10y कट गया, प्लस माइनस है। तो आपका यहाँ पे 15x माइनस 8x कितना जाएगा, 7x हो जाएगा। 7x इक्वल्स टू 28। तो x इक्वल्स टू 28 बाई 7 इक्वल्स टू 4।
अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12, x का मान रख दीजिए 3 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 12, तो ये भी 12 हो जाएगा। 12 माइनस 2y इक्वल्स टू 12, माइनस 2y 12 को उधर भेजते हैं तो 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इसलिए y इक्वल्स टू 0 अर्थात x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 0 हमें मान मिल गया। तो इस तरह से तीसरी विधि भी हमने देखी। अब हम बढ़ते हैं चौथी विधि की तरफ। तो दोस्तों चौथी विधि जो है वो है व्रज गुणन विधि बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसमें x और y का मान निकालते हैं। जैसे कि पहला समीकरण हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और दूसरा समीकरण है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल्स टू 0। देखिए ए बी सी डी ई एफ इस तरह से लिया हमने। तो इसमें एक जो होता है व्रजगुणन विधि में क्या करते हैं, x बटा बी एफ प्लस सी इक्वल्स टू y बटा सी डी माइनस ए एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी डी, जहां पे ए जो बी डी के बराबर नहीं होना चाहिए और अगर ये टर्म 0 हो जाए। तो देखिए पहला जो है x और बटा करेंगे, ये वाला टर्म छोड़ देंगे, पहला टर्म x वाला टर्म पूरा तरह से छोड़ देंगे, फिर y वाले टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले बी एफ माइनस सी करेंगे, जब दूसरा y बटा करेंगे तो ये टर्म छोड़ देंगे, फिर ये और ये दोनों टर्म पकड़ेंगे तो ए एफ माइनस सी डी माइनस ए एफ करेंगे। और फिर जब तीसरा टर्म लेंगे 1 बटा तो ये टर्म छोड़ देंगे, फिर करेंगे ए माइनस बी डी। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, जब x बटा लिखना होगा तो ये टर्म छोड़ देंगे और बी एफ बटा सी, जब हम y बटा करेंगे तो लेंगे सी डी बटा एफ। इसमें उल्टा लेंगे, पहले सी डी लेंगे, इधर से लेंगे तब इधर से लेंगे, सी डी माइनस एफ। और जब 1 बटा करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, बाकी ये टर्म पकड़ेंगे तो ए बटा बी डी, ए माइनस बी डी। तो अगर हम इसमें से x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को अगर आप भूल जाते हैं तो ये इसके ऊपर चल जाएगा, तो बी एफ बटा सी माइनस ए, बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी, एक्स इक्वल्स टू बी एफ माइनस सी बटा ए माइनस बी डी। इस तरह से y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी माइनस ए एफ बटा ए माइनस बी डी। इसको याद रखने का तरीका इस तरह से है, देखिए पहला टर्म आपका x, दूसरा टर्म y और तीसरा टर्म अचर। तो जब x बटा हमें लिखना होगा तो हम करेंगे बी एफ माइनस सी, y बटा करना होगा तो हम करेंगे सी डी माइनस ए एफ। और अगर 1 बटा करना होगा तो हम करेंगे ए माइनस बी डी। तो आपको ऐसे याद रहेगा। चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं हम, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड मान लिया इसको। फॉर्मूला क्या है इसको सॉल्व करने का, x बटा बी एफ माइनस सी, y बटा सी डी माइनस एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी डी। तो यहाँ पे ये ए बी और सी है, ए है 3, बी है 4 और सी है 10, डी है 2, ई है माइनस 2 और एफ है 2। तो इसमें बस पुट कर दीजिए सारे वैल्यूज को। तो यहाँ पे बड़ी सावधानी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें माइनस प्लस होने के चांसेस, गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने ए बी सी डी ई एफ सब वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। देन क्या फाइनली में मिलता है, एक्स बटा माइनस 10 माइनस 20, वाई बटा 6 माइनस 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 6 माइनस 8, जो कि हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस 28 इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 14 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 14। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस टर्म को अगर हम छोड़ देते हैं बीच में तो माइनस 28 बटा माइनस 14, माइनस माइनस कट जाएगा, 14 दूना 28 2 हो जाएगा। और y का अगर हम इस तरह से देखेंगे
तो देखिए 14 14 ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y इक्वल्स टू सिंपली 1 हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1 हमारा मान निकल गया। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपके प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत ही रोचक टॉपिक है ये, तो आप इसको सॉल्व कीजिए और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ और बताना चाहता हूँ, जैसे हल होने की शर्त क्या होती है। कोई भी समीकरण जब हमें दिया जाता है तो उसमें x और y का मान हम निकालते हैं। कभी कभी उस x का मान 1 या y का मान x या y का मान 1 होता है, या फिर बहुत सारे मान निकलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका मान नहीं निकलता है, तो उसके लिए शर्त क्या होती है उसको हम पढ़ते हैं। तो दो समीकरण हम मानते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और dx प्लस ey प्लस f इक्वल्स टू 0, ये दो समीकरण मानते हैं। तो पहली जो शर्त है a बटा d नॉट इक्वल्स टू b बटा e, a बटा d नॉट इक्वल्स टू b बटा e, अगर ऐसा होता है तो उस समीकरण का केवल एक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, और उस युग्म को, उस जोड़े को, उस समीकरण युग्म को अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। दूसरा, अगर a बटा d इक्वल्स टू b बाई e इक्वल्स टू c बटा f, ये कंडीशन फुलफिल होता हो तो उसमें हलों की संख्या जो होगी अनगिनत होगी और उसको हम आश्रित युग्म बोलेंगे। तीसरा, a बटा d इक्वल्स टू b बटा e नॉट इक्वल्स टू c बटा f अगर हो, इस तरह से अचर पद का मान होता हो तो उसका कोई भी हल नहीं निकलता है और इस युग्म को विरोधी युग्म कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर मिल सकते हैं जहां पे आपको दो समीकरण दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें हलों की संख्या कितनी होगी तथा ये युग्म कौन सा युग्म है, मतलब अविरोधी है, आश्रित है या विरोधी है। चलते हैं आगे की तरफ। तो जो पांचवा विधि है x और y का मान निकालने के लिए, चर पद का मान निकालने के लिए, वो है अनुपात निर्णय विधि, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन। तो इसमें हम कैसे करते हैं कि जो हमारा अचर पद है c और f, समीकरण 1 और समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करके हम आपस में इसको कैंसिल करके 0 बना देते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 0 बना देते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहला समीकरण है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 8, दूसरा समीकरण है 3a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 5। तो इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट इंटू माइनस 5 करना पड़ेगा। और तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट इंटू माइनस 5 किया है मैंने, माइनस समीकरण सेकेंड इंटू 8 से। तो पहले समीकरण में माइनस 5 से गुना कर दीजिए और दूसरे समीकरण में 8 से गुना कर दीजिए और दोनों को घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, माइनस 10a माइनस 15b इक्वल्स टू माइनस 40। दूसरा हो जाएगा 24a माइनस 32b इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस करना है तो चिन्ह चेंज कर दिया मैंने, तो ये प्लस 40 और माइनस 40 कट जाएगा आपस में। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 34a प्लस 17b इक्वल्स टू 0। 34a इक्वल्स टू माइनस 17b, अगर 17b को हम इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा। 34a इक्वल्स टू 17b, तो 2a ये भी कट जाएगा, 17 दूना 34, तो 2a इक्वल्स टू b हो जाएगा। तो a बटा 1 और b बटा 2 इक्वल्स टू k, इस तरह से हम मान लेंगे। आगे देखते हैं, तो a इक्वल्स टू k हो जाएगा और b इक्वल्स टू 2k हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट में a तथा b का मान रखने पे 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 8 है, तो हमने यहाँ पे a और b का मान रख दीजिए। 2 इंटू k प्लस 3 इंटू 2k इक्वल्स टू 8,
यहाँ पे 2k हो जाएगा प्लस 6k इक्वल्स टू 8, 8k इक्वल्स टू 8, k इक्वल्स टू 8 बाई 8 इक्वल्स टू 1, k का वैल्यू हमारा निकल गया। इसलिए a इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 2k इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, a और b का वैल्यू हमारा यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये जो 5 विधि मैंने आपको बताया है उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है x या y दोनों में से किसी एक को बराबर करके हम खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो कोई एक ही चर मान हमारा बच जाता है और उस चर मान का वैल्यू निकाल के फिर हम दूसरा चर मान निकाल लेते हैं। तो ये बहुत पॉपुलर मेथड है और बहुत ही आसान है। तो अगर आपको पसंद आता है तो इस मेथड से आप समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम। ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी समीकरण फर्स्ट मानते हैं, bx माइनस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी समीकरण सेकंड मानते हैं। तो देखिए इसको हम y टर्म कैंसिल करते हैं तो वो प्लस माइनस ऑलरेडी है, पहले में अगर हम a से गुना कर दें दूसरे में b से गुना कर दें और दोनों को जोड़ दें तो ये टर्म खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 इंटू ए प्लस समीकरण सेकंड इंटू बी से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। दूसरा समीकरण हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें प्लस ए बी वाई और माइनस ए बी वाई, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी ए बी और माइनस ए बी कट जाएगा आपका। एक्स कॉमन ले लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, 1 आ जाएगा। तो अब एक्स का मान समीकरण 1 में हम अगर रख देते हैं तो a इंटू 1 प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो a प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी वाई ए को हम उधर भेजते हैं तो a माइनस बी माइनस ए हो जाएगा, ए कट जाएगा तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा बी इक्वल्स टू माइनस 1। इसलिए x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का निकाय का एक अद्वितीय हल हो, मतलब केवल एक हल हो। तो समीकरण है px प्लस 2y इक्वल्स टू 5, इसको 1 मान लिया। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। केवल एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, a बटा डी इक्वल्स टू b बटा ई, नॉट इक्वल्स टू b बटा ई, ऐसा होना चाहिए। तो a क्या है, p है, b है 2 और c है 5। c और f से हमें मतलब नहीं है। इस तरह से d है 3 और e है हमारा 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर p बाई 3 नॉट इक्वल्स टू 2 बाई 1। तो p नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6। तो p इक्वल्स टू 6 को छोड़कर कोई भी मान समीकरण को एक अद्वितीय हल देगा। p का मान 6 नहीं होना चाहिए, तो इसका एक अद्वितीय हल हमें मिलेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे। तो आपके एग्जाम्स में भी लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस रहते हैं, या तो समीकरण हल करने के लिए देगा या फिर हल का जो शर्त है उसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि समीकरण के एक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे या फिर नहीं हल होंगे। तो उसके लिए किसी p q समथिंग इस तरह से जो पद रहेगा उसका मान निकालने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पे पहला जो है kx, यहाँ पे k लगा दिया है, इसी का मान हमें पूछेगा ये k के मान किस मान के लिए। kx प्लस 3y इक्वल्स टू k माइनस 3 समीकरण 1 मान लिया हमने। 12x प्लस ky इक्वल्स टू k हमने समीकरण 2 मान लिया। अनगिनत हल होने की शर्त क्या है, a बटा डी इक्वल्स टू b बाई ई इक्वल्स टू c बाई f। ये आपको याद रखना है। तो हम a b c d e f का वैल्यू इसमें भर देते हैं। क्या है, k बाई 12 इक्वल्स टू 3 बाई k इक्वल्स टू k माइनस 3 बाई k।
देखिए अगर पहले दो को हम लेते हैं k/12 इक्वल्स टू 3/k और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये k² हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो फिर उसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आएगी, तो इसको छोड़ के हम दूसरा टर्म ले रहे हैं। थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है कि कहाँ से हमें ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो 3/k इक्वल्स टू k माइनस 3/k लिया, तो देखिए नीचे k कट गया, ऊपर क्या मिला हमें 3 इक्वल्स टू k माइनस 3। तो k माइनस 3 इक्वल्स टू 3, इसको सॉल्व कर दीजिए, k इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, इसलिए k इक्वल्स टू 6, ये आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसी तरह से, इसको सॉल्व करना है। x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x/4 प्लस 3 बटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 समीकरण 1 माना, और दूसरे को x/4 प्लस 3 बटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, इसको समीकरण 2 माना। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, दोनों में x प्लस वाई है, केवल अगर ऊपर वाला मान बराबर हो जाए और एक प्लस एक माइनस है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर देते हैं जोड़ के, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x/3 माइनस 6 बटा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दूसरा हो जाएगा 2x/4 प्लस 6 बाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो देखिए 6/x प्लस वाई, एक माइनस में एक प्लस में आएगा तो दोनों कट गया। अब x प्लस x/2 इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ये यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया तो 2x प्लस x/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे 3x बटा 2, 3x को रखते हैं इक्वल्स टू 9 इंटू 2 हो जाएगा, इसलिए x इक्वल्स टू 3 इंटू 2/3, 3 से ये कट जाएगा, 3 × 9 इक्वल्स टू, तो 3 इंटू 2 6, x का मान हमें निकल गया। अब x का मान, x इक्वल्स टू 6 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x/3 माइनस 2/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। x का मान रखिए 6, 6/3 माइनस 2/6 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। सॉल्व कीजिए तो ये कट हो जाएगा 2 माइनस 2/6 प्लस वाई इक्वल्स टू 1। इसको इधर रख देते हैं, 2 को उधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2/6 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है, 2 इधर से आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इक्वल्स टू 2, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू -4। तो देखिए x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये एक खास तरह का क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, अगर ये आएगा तो ये 5 नंबर्स में पूछेगा आपको। इसमें क्या होता है, देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों में x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों में है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को हम u मान लेंगे और x माइनस वाई को हम v मान लेंगे। इस तरह से ये बड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करते हैं तो ये समीकरण हमें दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू u माना और x माइनस वाई इक्वल्स टू v माना। तो इसके बदले हम u और इसके बदले v हम रख देते हैं समीकरण में। तो क्या हो जाता है, 10/u प्लस 2/v इक्वल्स टू 4, 15/u माइनस 5/v इक्वल्स टू -2, ये समीकरण 2। तो अब बीच वाले टर्म को खत्म करते हैं v वाले टर्म को, तो फर्स्ट इंटू 5 प्लस समीकरण सेकंड इंटू 2 से, तो क्या हो जाएगा 50/u प्लस 10/v इक्वल्स टू 20। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30/u माइनस 10/v इक्वल्स टू -4। तो देखिए ये प्लस माइनस में है तो ये टर्म कट जाएगा। अब आपका बच गया 80/u इक्वल्स टू 16। तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80/16 इक्वल्स टू 5। तो u का मान क्या है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये समीकरण थर्ड मान लिया। इसी तरह से हम u का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो v का मान निकल जाएगा। तो 10/5 प्लस 2/v इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 2/v इक्वल्स टू 4, 2/v इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2,
तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल्स टू 1। v क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, समीकरण 4 हो गया। तो एक समीकरण क्या आया था हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो इसमें से इसको अब हम सॉल्व करना जानते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इक्वल्स टू 6, इसके लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल्स टू 3। अब x का मान समीकरण 3 में रख देना है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x का मान हमने रख दिया तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। इस तरह से x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 2 हमारा वैल्यू निकल गया। तो एकदम सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में। मैंने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है कवर किया हुआ है। तो आप अपने प्रश्नावली में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैप्टर और ये एपिसोड मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल्स को। आपका प्यार यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।